नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमारी और आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी। एज ए संगठन मंत्री आप क्या मतलब जेजेपी को साथ लेने के पक्ष में रहे थे आप? था आपका कुछ ऐसा माइंड में कब? नहीं, पहले तो कोई ऐसी परिस्थिति ही नहीं थी। उसके बाद क्या करते हैं? आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर जेजेपी नहीं लेते तो आप बीजेपी कांग्रेस के साथ थोड़ी जा सकते भैया। तो ये है कि भाई जेजेपी भी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकती। उनकी पहले से आइडियोलॉजिकली उनके साथ ठीक है। हम इस चुनाव में जरूर एक दूसरे के अगेंस्ट लड़े, लेकिन हमने इनके साथ पहले सरकार बनाई है जी। आइडियोलॉजिकली हम उनके ज़्यादा नज़दीक थे हमारे, तो इसलिए सरकार बनाने के लिए और आगे क्योंकि जो मैंडेट मिला है सरकार अपने बना ली। एज ए संगठन मंत्री आप भी इस बात पे एग्री हो गए कि और कोई विकल्प नहीं है। फिर एक साल में ही एक चुनौती आई बड़ौदा। अब तो मतलब मैं चाहूँगा कि आप इस पे थोड़ा डीपली एक बार बताएं कि एक साल के अंदर ही एक चुनौती सरकार के सामने आती है और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के चेहरे पे वो चुनाव लड़ा जाता है। योगेश्वर दत्त जैसा एक योग्य कैंडिडेट आप लोग ने फिर उस पर आप टिकट दिया उनको, फिर भी आप हार गए यहाँ पे। तो ये आपको जाते जाते ये कोई टीस नहीं रहेगी आपको इस बात की? स्वाभाविक है, क्योंकि भाई चुनाव हम जीतते तो अच्छा रहता जी, लेकिन मैंने कहा कि भाई हरियाणा में बड़ौदा जैसी सीट, उस सीट पर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के फेवर के लिए बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां नहीं रही, कभी भी नहीं रही और अभी भी नहीं थी। हालांकि जरूर थी। ये बात ठीक है कि हम 2019 के चुनाव में हमारा कैंडिडेट कम मार्जिन से हारा था। उसका भी फैक्टर यही था कि फाइट ट्रायंगल थी जी। ट्रेंगल फाइट में अभी भी अगर कोई तीसरा पक्ष ऐसा थोड़ा बहुत भी फाइट वाला होता है तो हमने 50,000 वोट लिए। तो ये क्योंकि कई बार चुनाव में जो नीचे के फैक्टर्स आज भी भारतीय लोकतंत्र में चुनाव की जो एक इसको कहना चाहिए कि उस फैक्ट से हम अपने आप को मुंह नहीं मोड़ सकते। जिस प्रकार के फैक्टर्स काम करते हैं चुनाव जी, हम अभी उन सारे फैक्टर्स को तोड़ नहीं पाए। उसका एक कारण रहा। एक फैक्टर तो वो रहा सर, जेजेपी का जो वोट बैंक जिसकी उम्मीद थी आपकी तरफ ट्रांसफर हुआ ही नहीं वो वोट बैंक। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई 100% कभी नहीं होता। ये 100% कभी ऐसा होता ही नहीं है कि भाई कोई किसी को ट्रांसफर कर दे, क्योंकि क्या है कि कुछ तो वोट पार्टी के लिए वोट होता है, कुछ कैंडिडेट का होता है, कुछ कैंडिडेट की बिरादरी का होता है। वोट में सारे चुनाव में सारे समीकरण काम होते हैं जी। अब 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी का वोट कहोगे आप तो कितना था? 10,000 वोट प्राप्त करने वाले हमारी सीमित सीटें थी। तो क्या हम तो वही पार्टी का वोट वही था क्या? ना, वो तो नहीं था सर, है ना। तो क्या है कि ऐसा ही होता है कि भाई जो वोट पार्टी और आज हमारे पास 20,000 से मैंने मिनिमम जिसमें हमारी जमानत भी जब्ती हुई उसमें हम 20,000 से कम वोट नहीं लाए हैं। 20,000 वोट तो मिनिमम है हमारा हर कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो भाई अब कल को ये कहें कि ये सब एकदम कल को एकदम ये सारा ट्रांसफर हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। हाँ, इसका एक जो एकदम कमिटेड है, पार्टी के बारे में कमिटेड है, उसमें से भी 70 से 80% वोट ही डिवीजन होता है, क्योंकि उसमें भी कई बार कमिटेड के कारण कैंडिडेट की पसंद नापसंद भी होती है, उसका व्यवहार भी होता है, कई बार उसके अपने इक्वेशंस भी होते हैं जी। तो इसलिए क्योंकि पिछली बार हमने 37,000 वोट पाया था, इस बार हम 50,000 वोट पाए, तो ऐसा नहीं कि जेजेपी का वोट हमको नहीं मिला। वो जो प्लस हुआ है जेजेपी के कारण ही हुआ है। लेकिन सर या तो नंबर्स देखे, जीत हार देखे, वही वो बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल ठीक है। वो जीत हार है कि जीत हार नंबर्स का विषय यही है वास्तव में। क्योंकि 4 साल एक हल्के के लोगों को एक सरकार दिख रही है, अभी 4 साल तो रहेंगे ये लोग, बहुत बड़े बड़े उनको वादे भी किए गए वहाँ पे, लेकिन फिर भी उन लोगों ने नहीं चुना। तो मतलब एक चुनौती तो आप इसको छोड़ के जाएंगे ही। हाँ, चुनौती है ना, ये तो चुनौती है ही। मैंने तो अभी कार्यकर्ताओं से भी कहा है कि भाई आज ये बात ठीक है कि आज हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को पहले जब मानते थे भाई कुछ नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अब जिससे भी मुकाबला होगा वो भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई सी पार्टी, भारतीय पार्टी मतलब नंबर 1 2 में। तो हमने चाहे 2014 का चुनाव जो 2019 का चुनाव है, हमने लगातार अपने को अच्छा किया है। आप भाई अगर लोकसभा की दृष्टि से कहेंगे तो 14 में हम
8 सीट पर लड़े थे, 60 जीते, 2 तो हमारी गठबंधन में थी उस समय। हाँ जी, और 2019 में हम 10 की 10 जीते जीते। और हमने यानी लगभग 57% वोट पाया। वहीं विधानसभा के चुनाव में हम 2014 में 47 थी, अब हम 40 रहे। वोट हमने बढ़ाया, हमने अच्छा किया है। यानी पहले से हमारा संगठन का स्ट्रक्चर यानी ये गांव-गांव तक गया है, बूथ तक गया है, कार्यकर्ता खड़े हुए हैं, अच्छी संख्या में नए लोग पार्टी को ज्वाइन किए हैं। हम एक अच्छे रूप में आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी हरियाणा में बहुत कुछ अभी करना बाकी है, क्योंकि भी अभी और अच्छा करना बाकी है। अभी अगर आप और 4 साल रहते इधर तो अब क्या करते, मतलब क्या प्लान था आपका? नहीं, प्लान तो क्या अच्छा करना चाहते थे? प्लान तो सीधा यही है कि भाई पहली बात तो ये है कि भाई अभी जो कमी रह गई है 2019 में, मतलब ये वाला दर्द है। इस कमी को 2024 में हमने पूरा करना है जी, है नहीं कि भाई 2024 में फिर से हमको पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बननी चाहिए। राजनीतिक दल के लिए अल्टीमेट तो गोल चुनावी है, सही बात, उसको पूरा करना। दूसरा, समग्र रूप से सब जगह भारतीय जनता पार्टी दिखे। जी, आज भी भाई हम हरियाणा के हमारे 22 ज़िले हैं, तो 14 और 19 मिलाकर 22 में से हम 18 ज़िलों में कमल का फूल किसी न किसी रूप में खिलाने में, चाहे 14 में चाहे 19 में। अभी भी 2 ज़िले ऐसे बचे, मेवात और सिरसा, जहां हम ये कामयाबी नहीं कर सके। हालांकि चौधरी रणजीत तो मेरा ये अगला नहीं, सीधे बीजेपी के सिंबल पर नहीं ना, ऐसे तो भाई वो तो कई बार इच्छा जता जेजेपी भी हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा। चुके हैं कि मैं बीजेपी, नहीं वो ठीक है, वो तो एक अलग बात। मैंने कहा कि भाई एक शुद्ध रूप से बीजेपी के सिंबल पर चुनाव हम सिरसा में भी बहुत अच्छा लड़े, इतना पहली बार इतना हमको वोट मिला ही मिला। लेकिन वही बात है कि ऊपर सिरसा तो कुल मिलाकर हम मेवात में हम इतना अच्छा वोट मिला हमको इस बार। मेवात में तो वो नेता ही बहुत, एक तो आपकी बहुत काबिल नेता थे वो। तो इसलिए ये जो आपने कहा ना आगे का प्लान यही मेरा था कि भाई 2 जिले कोई भी जिला हमारा इससे अछूता न रहे और पूर्ण बहुमत की फिर से हम सरकार बनाएं। ये और बीजेपी के लिए वैसे तो हरियाणा ही नहीं देश भर में भी एक धारणा है कि एक बार भाजपा तो बार बार भाजपा, तो ये बार बार बीजेपी को स्टेब्लिश करना, बीजेपी अब हरियाणा में सत्ता की लड़ाई में के लिए तैयार, ये स्टेब्लिश करना, यही आगे की प्लानिंग। और ये मैंने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया है। अच्छा सर, अब आप घर जा रहे हैं उत्तराखंड, मतलब क्या प्लान है, क्या जिम्मेदारी आपके पास अब दी गई है? अभी तो जा रहा हूँ, जो भी जिम्मेदारी जो भी, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं है अभी। अच्छा, कुछ न कुछ दायित्व तो मिलेगा, अब क्या दायित्व मिलेगा जब तक। अच्छा, ऐसे सुनने में आ रहा है कि अब जो छात्र संघ का जो चुनाव आपने लड़ा था, अब दूसरे चुनाव लड़ने की अब आपकी तैयारी है वहाँ पे? ये तो पार्टी और वो तो बहुत आगे का विषय है, अभी तो नहीं। अगर ऐसा मौका मिलता है तो अभी पार्टी जो भी दायित्व देगी, जो भी काम देगी, उसको मैं करूँगा, बखूबी निभाऊंगा। अगर चुनावी राजनीति में दोबारा से मतलब आपको पार्टी मौका दे तो तैयार हैं? राजनीतिक दल के कार्यकर्ता के लिए, और क्योंकि अब तक तो आपने चुनाव लड़वाए हैं लोगों को। मैं कह रहा हूँ राजनीतिक दल का कार्यकर्ता के नाते पार्टी जो भी तय करेगी, अगर पार्टी को ऐसा लगेगा तो पार्टी के आदेश को मानते हुए काम करेंगे। लेकिन अभी कोई ऐसा कि एकदम इस काम के लिए ही जा रहे हैं, यही काम करना है, ये नहीं है। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए वहाँ फिर से 2022 में उत्तराखंड में मतलब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार संगठन में काम करेंगे, ये तो तय है वहाँ पे। 2022 में उत्तराखंड में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, उसके लिए पार्टी संगठन जो भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर अभी लगाएगा, उस काम को बखूबी पूरी जो भी मेरी योग्यता क्षमता है उसके आधार पर। वहाँ भी एक उपचुनाव भी होने हैं। हाँ, अभी एक एमएलए सल्ट सीट है उस पर, तो वो तो जैसे बड़ौदा उपचुनौती है वैसे ही आपकी चुनौती स्वाभाविक है, क्योंकि अभी
डेथ हुई वो है। आपके ही कुमाऊं क्षेत्र में है जी, जहाँ आपका? कुमाऊं में आता। तो हो सकता है आप वहाँ से आप नहीं ऐसा ऐसी कोई मेरी वो नहीं है। और वैसे भी ये तो चूंकि दुर्भाग्यपूर्ण देखिए सर, घटना, राजनीति है, ये तो राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण घटना अभी घटी है। संभावनाओं का खेल है राजनीति, बातचीत होती रहती है। क्या अब जो जीवन में जो चीज़ें छूट गई थी एक पूर्णकालिक प्रचारक होने के, क्या अब उन सिरों को दोबारा से जोड़ना है या फिर? नहीं, जीवन में तो अब हम जब विद्यार्थी परिषद के पूर्णकालिक संघ के प्रचारक निकले तो बहुत सारी बातों के लिए लोग कहते थे भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा, ये नहीं किया तो ये नहीं होगा। तो हमारे बहुत सीनियर प्रचारक, हमारे मार्गदर्शक, जिनको हम कहते हैं संघ में बड़े हमारे अधिकारी, वे कहते हैं कि भाई वन लाइफ वन मिशन, हिंदू धर्म में मान्यता है पुनर्जन्म की है। जो इस जन्म में छूट गया है उसको अगले जन्म में कर लेंगे। आपने भट्ट साहब का पूरा इंटरव्यू सुना है, आप पूरे यूट्यूब पे आप खंगालते रहिए, ये पहला ही इंटरव्यू आपको मिलेगा। भट्ट साहब का इंटरव्यू के बारे में अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।